Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So बेटा I welcome you all to the fourth lecture of electrostatics यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के चौथे लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, देन खोखले गोले के कारण यानी कि हॉलोस्फेयर के कारण और ठोस गोले यानी कि सॉलिड स्फेयर के कारण। ठीक है, सो एकदम अच्छे से नोट्स बनाना, बहुत इजी क्लास है आज का और बहुत आराम से निकलेगा। न्यूमेरिकल साथ की साथ ही लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझते हुए चलना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा क्लास के साथ। तो देखो सबसे पहली चीज जो हमें करनी थी यहाँ पे वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पहला सवाल तो ये आता है कि सर ये पॉइंट चार्ज शब्द का क्या मतलब है। हम कई बार पहले भी देख चुके हैं, पॉइंट चार्ज मतलब जो एक पॉइंट की तरह काम करे जिसका आयतन या वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो। बोले ठीक है सर। अब मेरे पास लेट से एक कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल क्यू। ठीक, इस कैपिटल क्यू के कारण मुझे बोला गया कि भाई यहाँ से कुछ आर दूरी पे आप बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा यानी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। तो मैंने कहा तुम ना बेसिक डेफिनेशन पे ध्यान दो जरा। बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र तीव्रता की होती है कि एकांक आवेश पे लगने वाला विद्युत बल। बोले हाँ सर। तो मैंने क्या किया, एकांक आवेश ले लिया और इस पे लगने वाला आवेश के कारण बल निकाल लूं, उसी को तो तीव्रता कहते हैं। बोले हाँ सर। यानी कि यहां से अगर मैं कैपिटल ई तीव्रता लिखना चाहूं तो के कैपिटल क्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, आर स्क्वायर। वैसे तो बहुत आसान था, मैंने कहा बस इतनी सी बात है। अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण आर दूरी पे जो फील्ड आएगा वो के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, जहां पे स्मॉल आर उस बिंदु की, हम इस बिंदु पे निकालना चाह रहे थे तो इस बिंदु की दूरी है आवेश के साथ। ठीक, इसके अलावा क्यू खुद आवेश हो गया, के अपने को पता है 9 × 10⁹ वाला। ठीक, यहां पर बेटा ये जो हमने लिखा है ना, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है यानी कि हमने इसका परिमाण लिखा हुआ है। अभी हमने दिशा की बात नहीं की है यहाँ पर, और दिशा निकालना बहुत ही आसान है। दिशा के लिए सीधा सा फंडा आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आवेश पॉजिटिव है, मान लो कोई पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव क्यू है और इस बिंदु पे तीव्रता चाहिए, तो आप फील्ड लाइन यानी क्षेत्र रेखा याद करो। पॉजिटिव से हमेशा कहाँ जाती थी, दूर, और जिधर क्षेत्र रेखा जाती है उधर ही तीव्रता होती है। इस कारण यहां पर अगर देखोगे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ आएगी, दूर जाते हुए दिखाई देगी। तो जिस बिंदु पे चाहिए उस बिंदु को आप चाहो तो आवेश से जोड़ दो सीधी रेखा पे और फिर उसमें क्या बना दो, दूर जाते हुए। इसी की जगह मान लो हमारे पास एक माइनस क्यू आवेश होता और अब मुझे इस बिंदु पे पूछी जाती कि भाई दिशा क्या होगी, तो माइनस है तो रेखा इसके पास आएगी, इसीलिए तीव्रता भी क्या होगा, इसकी दिशा में जाएगी। समझ गए बात को। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक पॉजिटिव या नेगेटिव के कारण क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बता सकते हैं। बोले ठीक है सर, ये तो इजी है। मैंने कहा बस अब इसी को अपन न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। आप पहले एक बार के लिए कॉपी कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो और फिर अपन क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, आप पॉज करके करो, मैं क्लास को आगे लेके चलता हूं। अब देखो पहला जो न्यूमेरिकल हमने लिया है ना, वो थोड़ा सा समझते हुए करना है, केवल आंसर के ऊपर फोकस नहीं करना है। आप चाहो तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आप पॉज करके ट्राई कर लो, करेक्ट, और मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूं तो मैं उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। हमें बोला गया है कि दो आवेश है 10 और -90। मैं लिख देता हूँ कि भाई ठीक है, मेरे पास जो आवेश दे रखा है मैं उसकी वैल्यू लिख दूँ, डेटा लिख देता हूँ कि भाई ये हमारे +10 माइक्रोकूलम है और ये वाला जो है हमारे पास ये -90 माइक्रोकूलम है। Q1 Q2 दो दे रखे हैं। ठीक, इसके अलावा इनके बीच की जो दूरी है वो हमें दे रखी है बेटा 24 सेंटीमीटर, यानी मैं लिख देता हूँ इनके बीच में जो R है वो 24 सेंटीमीटर है। अब हमें बताना है कि छोटे वाले आवेश से कितनी दूरी पे तीव्रता 0 होगी। अब छोटा वाला आवेश तो हमारे पास ये है, तो अगर मैं तीव्रता की बात करूं कि कहाँ 0 होगी, तो वो बिंदु होने को तो यहाँ कहीं भी हो सकता है और वो बिंदु होने को तो यहाँ कहीं भी हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और फिर उसको फैक्ट की तरह आगे के लिए याद करना पड़ेगा। ये केवल सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट है। बोले ठीक है सर। अगर मैं इधर देखता हूँ तो पॉजिटिव आवेश है, बिंदु यहाँ है तो दूर जाएगा। बोले हाँ, यानी अपन ऐसे मान लेते हैं कि इसको अगर मैं 1 कहता हूँ, इसको अगर मैं 2 कहता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि E1 जो आएगा वो प्लस से कहाँ जाएगा, दूर। इसी प्रकार से जो माइनस वाला है वो उसके अपनी तरफ खींचेगा, यानी यहाँ से देखने पे पता चलेगा कि जो E2 है
वो भी उसी दिशा में जा रहा है। अब जब दोनों तीव्रता एक ही दिशा में है तो एक दूसरे को कैंसिल कर ही नहीं सकती, तो जीरो आ ही नहीं सकता, मतलब यहां पर पॉइंट अपना नहीं हो सकता। जब आवेश अलग अलग प्रकृति के होते हैं तो वह बिंदु जहां पर क्षेत्र तीव्रता जीरो हो जाए वो पॉइंट कभी भी बीच में नहीं आएगा, वो बाहर की तरफ ही आएगा। अब इसको आप पॉइंट बना के अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि भाई अगर मान लो अलग अलग प्रकृति के हैं तो पॉइंट बाहर आएगा, यही दोनों अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस होते तो पॉइंट बीच में आ जाता। बोले ठीक है सर, ये लिख लेते हैं। मैंने कहा आगे का सोल्यूशन भी सुनते जाना। आगे हमने कहा कि भाई ये पॉइंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ कहीं होगा, तो मैं अपने सबसे पहले देख लूँ कि कौन कहाँ पर है। तो ये यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो कितनी दूरी पे हमको मानना था, बोले x दूरी पे मानना था। और ये जो दूसरा वाला आवेश है यहाँ से भी तो देखना पड़ेगा, तो दूसरे वाले आवेश से अगर हम देखते हैं, लेट से, ध्यान देना बेटा अच्छे से, तो यह जो सेकेंड आवेश है इससे ये जो डिस्टेंस आएगा ये अपने पास हो जाएगा r प्लस एक्स। बोले क्यों? क्योंकि देखो ये x है और ये r है, तो नेट कितना हो जाएगा r प्लस एक्स। अब हम अगर देखते हैं तो 1 की वजह से, ध्यान से देखना मेरी बात को, 1 की वजह से जो आएगा वो E1 प्लस है तो दूर जाएगा, और 2 की वजह से जो आएगा यानी कि E2 वो ये माइनस था तो अपनी ओर खींचेगा। अब यहाँ से E1 E2 ऑपोजिट में है तो ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। बस ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट, ठीक। अब अगर अपने को वैल्यूज निकालनी है तो हम देखो सोल्यूशन में यहाँ लिख लेते हैं अपने लिए, ठीक है, कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ E1 बराबर कितना, E2। E1 की वैल्यू कितनी आएगी, K कैपिटल Q1, अपन वैल्यू भी साथ ही लिख दें, तो K पहले वाला कितना था 10 माइक्रोकूलम KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस या दूरी कितनी थी हमारे पास x स्क्वायर। दूसरे वाले के कारण देखते हैं तो K और अब की बार कितना 90 माइक्रोकूलम। आप में से कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर आपने -90 क्यों नहीं लिखा, चार्ज तो नेगेटिव है। बेटा अपन ऑलरेडी दिशा यहाँ देख चुके हैं कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो बस दोनों के परिमाण रख के बराबर कर दो। डायरेक्शन कट रहा है वो तो वैसे ही वेरीफाई कर चुके हैं। बोले हाँ ठीक है सर, ये बात तो सही है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आएगा बेटा ये आएगा हमारे पास r प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो k से अपन k को कट कर देंगे, ये 10 से अपन क्या करेंगे 0 को कट कर देंगे, r प्लस एक्स को ऊपर ले जाओ, यानी यहाँ से अगर अपन देखें तो ये अपने पास बनेगा बेटा r प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। भैया r प्लस एक्स को ऊपर ले गया और जो 9 बच गया यहाँ पे उसको अपन क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा होगा, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा और मेरे पास लास्ट में क्या बचेगा इसके बाद r प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना 3। अब यहाँ से फाइनल अपन इसको सॉल्व कर लें बेटा, तो सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा अपने पास r प्लस एक्स बराबर 3x, r इक्वल टू 2x, x इक्वल टू r/2 और r हमारे पास कितना था 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि भाई अपना आंसर आना चाहिए 12 सेंटीमीटर। हो सकता है आप में से कुछ ने पॉज करके क्वेश्चन किया और आपका यही आंसर आ रहा हो। आ गया तो वेल एंड गुड, कोई टेंशन नहीं, बहुत बढ़िया बात है। नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं, अब इसको अप्लाई करेंगे बाकी क्वेश्चंस पे, तब उसके आंसर्स आएंगे, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब अच्छे से इसको बेटा पॉज करके पूरे सोल्यूशन को कॉपी करो, समझ लो, दिमाग में बिठा लो और फिर अगले पॉइंट पे आगे बढ़ना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। देखो भाई अगला जो पॉइंट है अपने पास वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास कोई एक वर्गाकार जैसी कोई चीज़ है जिसकी साइड यानी भुजा हमें कितनी दे रखी है √2 मीटर। अपन सारा डेटा लिख देते हैं पहले, बोले ठीक। इसके अलावा कह रहा है +10 माइक्रोकूलम को अपन क्या करें 2 कोनों पे और शेष 2 पे क्या लगा दें -10, यानी विपरीत कोनों की बात कर रहा है। तो हम लिख देते हैं कि भाई +10 माइक्रोकूलम, इधर भी लिख देता हूँ +10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम। ये 4 चीज़ें बता दी और कह रहा है कि अब बताओ वर्ग के केंद्र पे तीव्रता कितनी आएगी, यानी यहाँ बतानी है, ठीक है। आप चाहो तो पॉज करो, ट्राई कर लो, ट्राई करने के बाद फिर सोल्यूशन देख लेना, मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे हिसाब से जो बात समझ में आती है मेरे को वो तो ये कहती है कि भाई अगर ये +10 है, समझना अच्छे से, है ना, ध्यान देना, मेरे हिसाब से आपको भी यही समझ में आया होगा। इस प्लस के कारण इस तरफ जाएगी और इस प्लस के कारण इस तरफ जाएगी। बोले ठीक है, बात तो सही है। ऐसे ही ये माइनस इसे अपनी ओर खींचेगा
और ये माइनस इसे अपनी ओर खींचेगा। और जितना मुझे समझ में आता है यहाँ से ये कंफर्म है कि ये वाला इसे कट कर देगा, ये वाला इसे कट कर देगा, करेक्ट, क्योंकि दोनों आवेश एक जैसे हैं, दोनों आवेश एक जैसे हैं और समान दूरी के ऊपर है। तो इस हिसाब से तो अगर अपन देखें तो इसमें तो कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेट ई हमारे पास कितना आ गया, 0। तो ज़रूरी नहीं कि बेटा हमेशा न्यूमेरिकल्स को पूरा सॉल्व किया जाए, थोड़ा दिमाग से, सिमेट्री से भी देखना चाहिए, राइट। जैसा कि यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो केंद्र पे आ रहा है वो हमें कितना दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। बात समझ में आती है। इनफैक्ट अगर ये चारों एक जैसे हो जाते ना तो भी 0 ही होता, करेक्ट। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में बिठा के ध्यान से रखना अच्छे से, राइट। चलो इसको कॉपी कर लो, है ना। आई एम श्योर आपका भी आंसर सही रहा होगा। और अभी अपन एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, कोशिश करना, आप ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर सोल्यूशन तो अपन देखेंगे, ठीक है। आप पॉज करके एक बार कॉपी करो पूरा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले पॉइंट के साथ। देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ना, ध्यान से समझना। हमें बोला गया है कि हमारे पास 5 नैनो कूलम के बराबर आवेश है, बहुत सारे, 5 नैनो कूलम। यानी कि अगर मैं देखूं तो मैं इस Q लिख देता हूं आवेश को, ठीक है। ये सारे आवेश सेम है और सारे में अगर Q की वैल्यू की बात करेंगे तो ये हमें दिया हुआ है 5 नैनो कूलम, यानी 10⁻⁹। बोले ठीक। अब हमें बोला गया कि x बराबर 1 2 4 8 पे रखे हुए हैं। यानी अगर मैं कहता हूँ कि ये x बराबर 0 है तो ये x बराबर हम लोग कितना ले लेते हैं, 1, फिर x बराबर लेते हैं 2, फिर x बराबर लेते हैं 4, फिर x बराबर लेते हैं 8, ऐसे चलता जाएगा। और कह रहा है कि ये कैसे चलते जा रहे हैं और ये बहुत इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब कह रहा है कि लगातार आवेशों को रखा जाएगा। अच्छा, चिन्ह विपरीत है। एक और अच्छी बात क्या बोली कि बेटा पहला प्लस है तो दूसरा माइनस है, फिर प्लस है तो फिर माइनस है, ठीक है, और मुश्किल बना दिया। और अब कह रहा है कि आप बताओ जो x बराबर 0 वाला पॉइंट है यहाँ पे E कितना हो। तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया कि x बराबर 0 पे तो क्षेत्र निकालना है और x बराबर 2 मतलब 1 2 4 8 ऐसे बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर आपने प्लस माइनस आवेश रख दिए, क्षेत्र बताओ, ठीक। तो आप कोशिश कर लो अपने लेवल पे पॉज करके, जो आपके दिमाग में आता है, जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए, कोशिश करो, एक बार ट्राई ज़रूर करो और फिर सोल्यूशन देखो। मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ता हूँ, ठीक। तो देखो बेटा इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स लगेगी, ध्यान से समझना। तो सोल्यूशन ये कहता है सबसे पहले कि अगर मैं E लिखना चाहूँ तो मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। इसकी वजह से लिखूँगा तो मैं लिखूँगा KQ डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, फिर लिखूँगा माइनस KQ डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। अच्छा, यूनिट का ध्यान रखना, ये सब हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर है, तो नीचे जो चल रहा है वो सेंटीमीटर में चल रहा है, ऊपर जो आवेश चलेगा वो कूलम्ब में चलेगा, ठीक है। इसको अभी अपन कन्वर्ट भी कर देंगे बाद में, है ना, अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। प्लस KQ डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस KQ डिवाइडेड बाय कितना, 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये इस तरीके से चल रहा है। बोले ठीक है सर। अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ये एक तरह की बेटा GP बनती जा रही है अपने पास, ठीक है, GP बनती जा रही है। अगर इसको अपन थोड़ा सॉल्व करें ना तो ये अपने को मिलेगा KQ बाय 1 माइनस KQ बाय 4। ध्यान से समझना, कोई हड़बड़ी मत करो। KQ बाय 16 माइनस KQ बाय 64 एंड सो ऑन। अब ये एक तरह की GP बन रही है। बोले सर GP ये मैथ्स का पार्ट होता है, इसके अंदर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आपको अगला टर्म मिल जाता है। मतलब आपने अगर इसको किसी एक नंबर से गुणा करूं और ये मिल जाए, उसी नंबर से इसको गुणा करूं तो ये मिल जाए, उसी नंबर से इसको गुणा करूं तो ये मिल जाए, ऐसी गाड़ी चलनी चाहिए। बोले ठीक है सर। तो आप अपना दिमाग लगाओ कि किससे मल्टीप्लाई करने पर अगला मिलेगा। आप बोलोगे सर 1/4 माइनस के साथ, यानी -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, फिर माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये तो बात बन गई। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि इस GP का जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि R, वो आ गया -1/4। बोले ठीक। इसके अलावा एक और शब्द याद रखना कि पहला टर्म क्या है इसका। तो पहला टर्म मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई KQ बाय 1 है। बोले बहुत बढ़िया। अब A आ गया, R आ गया। अब आपको GP के सम का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये जब ऐड करते हैं ना बेटा, इसका फॉर्मूला होता है A/1 - R। ये आप याद रखना, भले ही आप मैथ्स के स्टूडेंट ना हो,
पर इसको याद रखना ये कई जगह क्वेश्चंस में काम आता है और पहले आया हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, a अपॉन 1 माइनस आर। अब मैं a की जगह क्या लिखूंगा, के क्यू बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस 1/4। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा बेटा फाइनली के क्यू, 4 चला जाएगा ऊपर और ये कितना 4 और 1 5, ये इस तरीके से आ जाएगा, समझे। तो 4 के क्यू बाय 5 हो गया। अच्छा यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, अभी तक जो हमने यूनिट रखी है ना वहाँ पे क्यू की और 5 की वैल्यू जो नीचे था वो सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो जब वैल्यू लिखूंगा तो देखो कैसे जाएगा, 4/5 तो ऐसे कैसे लिख दो। इसके अलावा के की वैल्यू 9 × 10⁹, वरना पूरा सही करने के बाद भी गलत हो जाएगा। क्यू का जो वैल्यू है वो हमें बोल दिया गया है 5 नैनो कूलम, तो मैं लिखूंगा 5 × 10 की पावर कितना, -9, ये हो गया नैनो कूलम। और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर था तो 10 की पावर क्या लगाऊंगा, -4। ये भूल जाओगे तो 2 ऑप्शन में फिर कंफ्यूज हो जाओगे और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और ये बहुत बार होता है बेटा, हम पूरा सवाल अच्छे से कर लेते हैं और लास्ट की एक छोटी सी चीज़ के कारण अपना गलती हो जाता है, स्पेशली यूनिट्स के कारण। तो आपको यूनिट्स पे ध्यान देना है। इस साल भी नीट का जब पेपर हुआ था तो 4 सवाल यूनिट्स पे फिर फंसे थे, तो बहुत बच्चे वो गलतियाँ कहते हैं, आप मत करना, ठीक है। चलो अब अच्छे से इसको कॉपी कर लो, समझ लो, दिमाग में बैठा लो, क्लियर हो तो अगले कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ बेटा क्लास के साथ, आप भी कोशिश करो इसको समझ के आगे बढ़ो, ओके। चलो अब बेटा आ गए अपन अगले पॉइंट पे। अपन ने पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश कर लिया है। अब हम बात करेंगे खोखले गोले यानी कि हॉलोस्फेयर, इसको शेल भी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो हमने कहा खोखला गोला एक समान आवेशित गोला, तो इसका आवेश हमें कितना दिया हुआ है, क्यू। इसकी त्रिज्या में कितनी दी हुई है, आर। ये एक बिंदु ऐसा है जो कहाँ पर है, इस गोले के अंदर है। गोले के अंदर होने का मतलब इसकी जो दूरी है स्मॉल आर वो कैपिटल आर से कम है। दूसरा जो बिंदु है वो गोले के कहाँ है, बाहर। बाहर का मतलब हुआ जब स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या हो जाए, ज़्यादा। तो हम जब यहाँ क्षेत्र की बात करेंगे तो हम 3 बिंदुओं पे बात करेंगे। ई की बात करेंगे तो हम 3 बात करेंगे, 1 2, एक पॉइंट यहाँ भी लिख देते हैं, सरफेस या सतह पर। तो हम लिख दे रहे हैं कि अगर मैं बात करता हूँ इनसाइड, ठीक है, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, E1। अगर हम अंदर वाले पॉइंट की बात करते हैं तो अनडाउटेडली इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, 0। इसको अपने को देखो डेरिवेशन में नहीं बता रहा हूँ आपको, बाकी आपको कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूँ कि गोले के अंदर अगर नियत रूप से आवेशित है खोखला गोला तो अंदर कोश है और कोश के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, 0, अगर कोई आवेश उसमें नहीं है तो E1 0 हो गया। उसी तरीके से अगर मैं E2 की बात करता हूँ यानी बाहर से देखने पे, तो बेटा बाहर से देखने पे ये बन जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये तो बिंदु आवेश का था, मैंने बिल्कुल सही। बाहर से देखने पे आप एक खोखले गोले को ऐसे मान सकते हो कि वो एक बिंदु आवेश है जिसका सारा आवेश उसके केंद्र पे रखा हुआ है, समझे। यानी बाहरी बिंदु के लिए ये पूरे गोले का आवेश इसके केंद्र पे माना जा सकता है, बिंदु आवेश माना जा सकता है, जो कि के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। और अंदर देखोगे तो 0 है ही। सतह की अगर हम लोग बात कर देते हैं यानी E3, तो आप खुद अपने ब्रेन से सोच सकते हो, सतह का मतलब जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाए। तो ऐसे केस में अगर देखो, ध्यान से समझना, मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, इस वाले से देखूं तो अंदर क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए हम सतह पर जब बात करेंगे तो इसको बोला जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी खोखले गोले में कभी भी सतह पर विद्युत क्षेत्र नहीं दिखाया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। सतह के अंदर 0, सतह के बाहर क्या हो जाएगा, कुछ आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सतह पे कुछ नहीं बोलेंगे। मैं इसका ग्राफ बना के आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे ना, समझना देखो मेरी बात को, अगर इसका अपन ग्राफ बनाते हैं तो जब तक अंदर है तब तक तो ग्राफ कैसा बनेगा, 0। बात समझ में आती है। यानी E मतलब y निर्देशांक क्या हो जाए, 0। फिर एकदम से अगर जैसे ही देखेंगे तो बाहर जाने पे ये लाइन ऐसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पर E जो है वो निर्भर करता है 1/r के स्क्वायर के ऊपर। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि पहले 0 था, फिर व्युत्क्रमानुपाती था 1/r स्क्वायर से। अब आप खुद देखो ना, कैपिटल R के ऊपर डॉटेड लाइन बना दी। डॉटेड लाइन बनाने का मतलब होता है कि यहाँ पे ग्राफ डिफाइंड ही नहीं है, समझे। तो इसको ध्यान रखना, स्टेटमेंट वाले सवालों में नहीं तो आपको फंसाया जा सकता है। तो बहुत बच्चे इसमें के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि गलत है।
तो या तो अंदर बताओगे या तो बाहर बताओगे, सतह पे नहीं बता सकती, बात इतनी सी, ठीक है। चलो अब एक बार इसको अच्छे से कॉपी करो, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अच्छे से जब में सेट हो जाए फिर आगे बढ़ना बेटा, मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेकर के चल रहा हूँ आगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो पहला जो सवाल है बिल्कुल इजी है और ये मेरे हिसाब से आप ही को करना चाहिए। आपको बोला गया है कि परावैद्युत शक्ति आपको दे रखी है, आप ना इकाई पे ध्यान दिया करो, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसकी होती है? बोले सब विद्युत क्षेत्र तीव्रता की होती है। मैंने कहा वेरी गुड। अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता दे रखी है, त्रिज्या अपने को 2 मीटर दे रखी है, कह रहा है कि कितना अधिकतम आवेश जोड़ा जा सकता है। अभी शक्ति का मतलब ही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आवेश देने पे ये इतनी तीव्रता बना रहा है, इससे ज़्यादा दे दोगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसे समझो। करेक्ट, मतलब ये इसके अधिकतम क्षेत्र मतलब आवेश देने पर जो तीव्रता आती है वो ये दे रखी है आपको, यानी आपको अधिकतम तीव्रता दे दी और अधिकतम आवेश पूछा है। और अपने को सीधा सीधा पता ही है कि अगर मुझे E निकालना है तो E अगर निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। गोले की अगर मैं बात करता हूँ तो गोले के लिए जो E मैं लिखूंगा वो मैं कितना लिख दूंगा, KQ डिवाइडेड बाय कितना, R²। करेक्ट। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो जो E है ये मुझे कितना दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है 3 × 10⁶, K की जगह 9 × 10⁹। Q जो है वो अपने को बताना ही है कि कितना आएगा, करेक्ट, Q अपने को बताना है बेटा। और R जो है वो 2 मीटर का स्क्वायर। यहाँ से अगर देखोगे तो मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँगा, मैं कैपिटल Q का मान निकाल लूँगा कूलाम में कि कितना दिया जा सकता है। करेक्ट। तो जब कभी न्यूमेरिकल की बात करें और आपसे गोले की बात करें तो आप ये मान करके चलोगे कि अधिकतम तीव्रता जो है वो KQ/R का स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल R जो है वो गोले की क्या है, त्रिज्या है। ये आपको मानना पड़ेगा बेटा, समझे। एग्जैक्टली तो हल्का सा कम होता है लेकिन अपन मान लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है इतना है, हल्का सा बल्कि डाउन ही होता है। बट हम न्यूमेरिकल के लिए ये चीज़ को अप्लाई करेंगे, समझे। तो अगर कभी इस तरह के सवाल आते हैं तो वी नो कि कैसे हैंडल करना है। अब अगला जो सवाल दे रखा है ना, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी ट्राई करके देखो और वो ठीक क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है वो। चलो इसको पॉज करो, कॉपी करो, बहुत ईजी है, और फिर अगले सवाल पे बढ़ो। देखो अगला जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है ना, वो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप पॉज करके ट्राई कर लेना, मैं साइड में सोल्यूशन लिखूंगा। देखो आपको 2 समकेंद्रीय गोले दे रखे हैं, यानी 2 गोले दे रखे हैं जिनका केंद्र अपने को पता है फिक्स है। पहले वाले का जो आवेश दे रखा है बेटा वो Q1 है, उसकी त्रिज्या जो है वो R1 है। दूसरे वाले की त्रिज्या R2 है और आवेश जो है वो कितना है, Q2 है। और हमें बोला गया है कि इसके बीच में कोई एक पॉइंट ले लो, बीच में, यानी कि ऐसे स्मॉल r पे जो R1 से ज़्यादा हो और R2 से कम हो। तो इन दोनों गोलों के बीच में एक बिंदु ले लिया और बोला कि भाई यहाँ पर बताओ कि अपने पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है वो कितनी होगी। ये क्वेश्चन हो गया अपना, समझ गए। यानी कि 2 समकेंद्रीय गोले हैं आवेशित, अपने को बताना है कि गोलों के बीच में कहीं पे बिंदु ले लूं तो वहां पे कितनी तीव्रता आएगी। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, मैं यहां सोल्यूशन लिख रहा हूं। देखो भाई मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर मुझे E बताना है और 2 गोले दे रखे हैं तो तुम दोनों को एक साथ हैंडल मत करो, एक बार में एक गोला देखो उसके कारण लिखो, फिर दूसरा गोला देखो उसके कारण लिखो और दोनों को जोड़ दो बस। जैसे कि अगर मैं ये गोला देखता हूं तो देखो पॉइंट जो है वो छोटे वाले गोले के तो कहां पर आ गया, बाहर। जब गोले के बाहर बिंदु होती है तो तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ, यहाँ पे Q किसका लेना था, 1 का, इसलिए KQ1 डिवाइडेड बाय जितनी दूरी दे रखी है उसका स्क्वायर। तो ध्यान रखना खोखला गोला यदि है अंदर 0 और बाहर देखने पे KQ बाय स्मॉल r का स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल r का मतलब हो गया केंद्र से बिंदु की दूरी। तो यहाँ पर केंद्र से बिंदु की दूरी कितनी थी, स्मॉल r, इसलिए यहाँ पे स्मॉल r² लिखा है, R1 का कोई काम नहीं है, बोले ठीक। प्लस अब अगर मैं दूसरे वाले गोले को देखूं तो यही बिंदु दूसरे वाले गोले के तो अंदर आ गया, और अंदर आ गया तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती थी, बोले सर 0 होती थी। तो मैंने कहा लिख दो भाई 0 होती थी, ये लो, बस सवाल खत्म। यहीं से अपने को क्या निकल के आ गया, E निकल के आ गया। ये सबसे आसान कैटेगरी के सवाल हैं जो सिर्फ दिखते मुश्किल हैं।
तो कभी भी समकेंद्रीय गोले हों, आप एट अ टाइम एक गोले को देखो, उसके कारण बाहर है या अंदर, अंदर है तो 0, बाहर है तो k क्यूब बाय केंद्र से बिंदु की दूरी का स्क्वायर, बात खत्म। ठीक है, चलो एक बार इसको अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, दिमाग में बैठा लो, राइट। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आगे बढ़ना बेटा। अब ठोस गोले को और देखेंगे, राइट। पहले कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, अब मैंने जैसे कहा था कि मैं बात करूंगा ठोस एक समान आवेशित गोला। देखो ये जो गोला है ना, ये सबसे पहले तो कुचालक प्रकृति का होगा। कुचालक का मतलब हो गया एक तरीके से जो कंडक्टर ना हो, इंसुलेटर, क्योंकि इसके अंदर आवेश जब दिया जाएगा तो वहीं रहना चाहिए, वरना ये सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, सतह पे चला जाएगा अगर ये चालक होता तो। यानी अगर आपने ठोस चालक बोला तो वो एक तरीके से खोखले गोला जैसा ही है, क्योंकि उसका सारा आवेश उसकी सतह पे आता है। ठोस अगर कुचालक है तो अंदर का आवेश अंदर ही रुक जाता है। बोले ठीक। अब यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, ई के तीनों फॉर्मूले लिख देंगे तीनों जगह पे। तो अपन एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। ई की अपन बात करें तो 3 पॉइंट्स है अपने पास, अपन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके हैंडल करते हैं। 1 2 3, करेक्ट। फिर से अगर मैं देखूंगा तो बेटा जो 1 वाला पॉइंट है, 1 वाला पॉइंट वहाँ है जहाँ r लेस देन r है। 2 वाला जो पॉइंट है वो है जहाँ पे r से बड़ा है। और तीसरा पॉइंट अपन कहाँ ले रहे हैं, एग्जैक्टली सतह पे। ठीक, अब मैं एक एक करके लिखता हूँ, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 अंदर की, तो अंदर जो E आएगा, ध्यान से सुनना, वो आएगा k क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r। ये डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, बस फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो अगर ध्यान से देखोगे तो वियमीय रूप से r और r कट के k क्यूब बाय r स्क्वायर जैसा ही है, लेकिन क्योंकि नीचे r क्यूब लिखा है तो ऊपर स्मॉल r से मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पर स्मॉल r का मतलब फिर से क्या होगा, केंद्र से बिंदु की दूरी। कैपिटल R का मतलब होगा पूरे के पूरे गोले की त्रिज्या। बोले ठीक है सर। यानी यहाँ पर देखने पे पता चलता है कि जो अपना E है वो स्मॉल r के क्या है, समानुपाती है, समानुपाती। अच्छा, ये फॉर्मूला यहाँ नहीं रुकता। इस फॉर्मूले को अगर आप चाहो तो रो स्मॉल r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। बोले सर ये क्या चीज़ है, मैंने कहा ये फॉर्मूला है आयतनीय आवेश घनत्व के रूप में। यानी यहाँ जो रो है ना, ये रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ जो रो है इसका मतलब होता है Q अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब बेटा आयतन। तो अगर कभी आवेश ना दे करके आयतन दे दिया जाए तो ऐसे पर्टिकुलर केस में आप E को लिख सकते हो रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आती? तो यहाँ से E बराबर आ गया k क्यू स्मॉल r बाय r क्यूब या रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही केस में E किसके ऊपर डिपेंड करता है, E जो है वो समानुपाती है स्मॉल r के। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, पॉइंट नंबर 2 को यहाँ कहीं बनाते हैं। पॉइंट नंबर 2 का मतलब हो गया बेटा बाहर। बाहर से देखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वापस सारा का सारा आवेश कहाँ मान लोगे बेटा, केंद्र पर। यानी बाहर से देखने पे चाहे खोखला गोला हो चाहे ठोस गोला हो, आप उसका सारा आवेश उसके केंद्र पे मान सकते हो। और वो बिंदु आवेश का फॉर्मूले की जैसे बन जाएगा k क्यू बाय स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r मतलब बिंदु की केंद्र से दूरी, बिंदु की केंद्र से दूरी। ठीक, लास्ट E3 अगर मुझे कभी सतह पर लिखना पड़ा तो सतह पे अब की बार डिफाइंड होगा, और अब की बार स्मॉल r की जगह क्या लिख दोगे, बस कैपिटल R लिख दोगे। आप इसमें लिखोगे कैपिटल R तो भी कट के k क्यू बाय r स्क्वायर, इसमें लिखोगे कैपिटल R स्मॉल r की जगह तो भी यही फॉर्मूला निकलेगा। मतलब आप किसी भी तरह से देख लो, आपको जो एक्सप्रेशन मिलने वाला है वो एक्सप्रेशन आपको क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, वो अलग अलग नहीं मिलेगा। आई होप बेटा ये तीनों समझ में आ गए होंगे कि हम E की जब बात कर रहे हैं तो E को कैसे लिखा जा रहा है। करेक्ट। एज फार एज ग्राफ इज कंसर्न, अगर मुझे ग्राफ भी बनाना है तो अब की बार कहानी थोड़ी बदलेगी। जब तक ये कहाँ पर है, अंदर, तब तक E R के समानुपाती, इसलिए सीधी रेखा। और उसके बाद अगर देखें बाहर जब आ जाता है तो बाहर क्या पर है, E किस पे निर्भर कर रहा है, 1/r स्क्वायर पे। यानी कि यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो E डिपेंड करेगा 1/r स्क्वायर पे, यहाँ देखता हूँ तो E डिपेंड करेगा R पे। इसलिए पहले सीधी रेखा फिर व्युत्क्रमानुपाती की तरह। क्लियर? ऐसे इससे बेटा ये भी समझ में आता है कि हमेशा तीव्रता सबसे अधिक कहाँ पर होती है, सतह पर।
हमेशा सतह पर। इसीलिए अपन ने जो सवाल नहीं किया था कि अधिकतम कितना आवेश रख सकता है, तो मैंने वहाँ पे सतह की तीव्रता लिखी और उसको फिर मैंने बराबर कर दिया था KQ/r² के, राइट। आई एम श्योर ये समझ में आया होगा बेटा। इसको एक बार बहुत अच्छे से कॉपी करना, सारे फॉर्मूले तरीके से करना। देखो इस चैप्टर में ना फॉर्मूलेज बहुत हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आपको बहुत ध्यान से अच्छे से समझ के लिखना पड़ेगा, प्रॉपर सेपरेट करके सारे विद्युत क्षेत्र तीव्रता के फॉर्मूले एक साथ, डाइपोल जब आगे पढ़ेंगे उसके एक साथ, फिर विभव पढ़ेंगे उसके एक साथ, तब कन्फ्यूजन नहीं आएगा, वरना आगे जाके सब मिक्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। चलो अब एक बार अच्छे से कॉपी कर लो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं एक नोट के साथ, राइट। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। देखो ये एक नोट है, ठोस पे अपने को ना कोई ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं, वो या तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन बनेंगे कि ठोस दे दिया, अंदर बता दो या बाहर बता दो, जो भी है। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन है जो काफ़ी काम की तरह बनता है, इसको नोट की तरह मैंने लिखवाया है कि समान रूप से आवेशित है तो रो इसका आवेशीय घनत्व मान लेते हैं। गैर संवाहक गोले का मतलब हो गया कुचालक गोला, और इसके अंदर एक अपन ने गुफा बना रखी है ना, कोश बनाया हुआ है। यानी कि ये जो ग्रे पार्ट है इस पूरे में तो आवेश है। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पूरे में आवेश है, यहाँ तक भी है, लेकिन ये केवल किसके अंदर है, ग्रे वाले पार्ट में। बाकी पार्ट में यदि मैं देखूं, यानी जो सफ़ेद कलर से बनाया बेटा वो बिल्कुल खाली है, उसके अंदर आवेश नहीं। और हमने क्या किया, इसके अंदर गुफा जो बना रखी है, जो कोश है, इसके अंदर तीव्रता की बात करनी थी। अब उसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्सप्रेशन ही बताऊंगा डायरेक्ट, वैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी या डेरिवेशंस वगैरह पे नहीं जाएंगे, बट फिर भी जैसे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ये और ये दो बिंदु है मान लो हमारे पास, एक पॉइंट है ये वाला और एक पॉइंट है मान लो ये वाला। ठीक है, बात ध्यान से समझना। ये है C1, ये है C2। मतलब अगर मैं पूरे गोले के केंद्र की बात करूं तो वो C1 है, और जो ये गुफा है उसके केंद्र की बात करूं तो वो C2 है। और ये वो बिंदु है जहां पर हमें तीव्रता चाहिए थी इन जनरल, कि भाई किसी भी पॉइंट पे कितनी आएगी। तो अगर मैं यहां से देखता हूं, ध्यान से समझना, तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो मैं कह देता हूं कि भाई ये वाला जो वेक्टर है ये C1 C2 सदिश हो गया। बोले ठीक है सर। यहां से जब मैं गया, इसको मैं लिख दूंगा R1 वेक्टर और इस वाले को मैं लिख दूंगा R2 वेक्टर, ये लिख दिया। ठीक, और अब हमसे पूछा गया कि बताओ कितनी तीव्रता आएगी। तो अगर मुझे E नेट लिखना ही है तो मैं E नेट के लिए क्या लिख दूं, E1 के कारण माइनस E2 के कारण। बोले 1 क्या और 2 क्या, 1 मतलब बड़ा वाला गोला, उसमें से जब कोश हटा दोगे, छोटा गोला हटा दोगे, तो बाकी ये इस तरह की वस्तु बचेगी ना। तो कभी भी इसको बनाने का तरीका मतलब क्या, पूरा भरा हुआ कंप्लीट बड़ा माइनस भरा हुआ छोटा बराबर ये निकल के आएगा। अब यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ रो R1 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन, ये फॉर्मूला भी बताया भी था, माइनस रो R2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। जब यहाँ से देखेंगे तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट तो क्या आ जाएगा बाहर, और यहाँ बचेगा R1 माइनस R2, जो कि सदिश रूप से अपन कितना लिख सकते हैं, C1 C2 वेक्टर। तो जो ब्रैकेट में R1 माइनस R2 बचेगा वो बन जाएगा C1 C2 वेक्टर। अब बेटा ये जो है ये फॉर्मूला अपना वेक्टर फॉर्म में निकल के आ गया सदिश रूप से। यानी अगर देखें तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो गुफा में विद्युत क्षेत्र है, चाहे आप परिमाण की बात करो चाहे आप दिशा की बात करो, दोनों में ही वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कई जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि इस तरह की गुहा के अंदर जो E है वो क्या रहता है बेटा, हमेशा नियत, यानी कि कांस्टेंट। करेक्ट। और कांस्टेंट किस में, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, मतलब परिमाण में भी और दिशा में भी। करेक्ट। जीरो होगा या नहीं होगा ये निर्भर करेगा कि गुफा कहाँ बनाई है, कोश कहाँ पर है। अगर कोश कहीं बाहर की तरफ है, मतलब बीच में है, सेंटर पे नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, यानी अशून्य। लेकिन इसी गुफा को मैं बिल्कुल केंद्र पे ले आऊँ, सम केंद्रीय बना दूं, तो फिर ई जीरो हो जाएगा, क्योंकि तब C1 और C2 मिल जाएंगे और C1 C2 का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो अपन कह सकते हैं कि अगर ये सम केंद्रीय नहीं है तो एक तो जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट होगा परिमाण में भी दिशा में भी, और सम केंद्रीय हो गए तो जीरो हो ही जाएगा। समझ गए। तो फॉर्मूला भी याद रखना, नियत होता है दिशा और परिमाण दोनों में, वो भी याद रखना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है।
करेक्ट। मेरे हिसाब से बेटा बस मैंने यहीं तक आपको बताया आज के क्लास में, बाकी फिर अगले लेक्चर के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तो आप इस पार्ट को अच्छे से कॉपी करना, फिर इससे गोलों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, बिंदु आवेश से रिलेटेड जो क्वेश्चन है तीव्रता के, उनको ट्राई कर लेना अपने मटेरियल में से, बुक्स में से, मॉड्यूल में से, क्वेश्चन बैंक्स में से, ठीक है। और फिर अपन अगले पॉइंट पे पढ़ेंगे, फिर जब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो फिर उसके क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ो बेटा, विल सी यू अगेन, कॉपी कर लो पॉज करके अच्छे से, एंड फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।